जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक लंबी अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज काफ़ी समय के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपसे बातचीत करनी चाहिए और काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने कहा सोचा बैठा हुआ था कि कोई ना कोई वीडियो बनाई जाए। तो इसके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो संविधान के हैं, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के हम दो वीडियो देखेंगे। दो वीडियो में ये पहला वीडियो है जो आपके समक्ष में लेकर आया हूँ। इसमें आपको 1 से लेकर और 100 तक के जो महत्वपूर्ण संविधान है उस पर चर्चा करेंगे। अगले वाले वीडियो में जो 100 से आगे के हैं वो सब सारे अनुच्छेद एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने वो अनुच्छेद लिखे हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, दिन में या हफ्ते में एक बार देख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जब पूछता है एग्जाम में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मतलब हमारा भारत और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, मतलब भारत के बाहर से अगर हम कुछ शामिल कर रहे हैं देश के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र नाम व सीमा में परिवर्तन की बात कर रहा है कि अगर आपको हमारे भारत के अंदर ही नए राज्यों का निर्माण करना है, जो हमारी भूमि है उसी में से नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्यों की संख्या में बढ़ोतरी करनी है, राज्यों की संख्या में कमी करनी है। फिर अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 से नागरिकता प्रारंभ हो जाती है। ये इससे पहले आप वीडियो जो पढ़े हैं उसमें देख सकते हैं। हमने भाग जो संविधान के कौन कौन से उसके लिए वीडियो बनाए। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। तो हमने ये जो महत्वपूर्ण है उनको लिखा है। 5 संविधान में प्रारंभ में नागरिकता, 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 में है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के जो नियम है उनको लागू करेगी, विनियमित करेगी, बनाएगी। अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होती है? अनुच्छेद 12 में इसकी डिटेल क्लास आपको मिल जाएगी, वीडियो में वहां देख लेंगे। यहाँ हम केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं जो आपको याद करने हैं। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को असंगत जो कानून है, जो मौलिक अधिकारों के असंगत कानून है उन्हें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? रद्द कर देगा। या भविष्य में कोई ऐसा कानून बनता है जो हमारे मौलिक अधिकारों के असंगत है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा? रद्द कर देगा। अनुच्छेद 14 अब यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं आपके मौलिक अधिकार। वैसे तो 12 से प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन जो 14 से हैं, 14 से संख्या प्रारंभ हो जाती है। 14 में है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। 15 में है धर्म, जाति, मूल, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव न करने का। 16 में है अवसर की समानता। 17 में है छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत से हम कहते हैं, अनटेस्टेबिलिटी। 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक, उसके बाद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 20 में 2 स्थिति के संबंध में संरक्षण दिया गया है। 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। 22 में गिरफ्तारी व हिरासत से संरक्षण प्रदान किया गया नागरिकों के लिए। 23 में मानव तस्करी व बलात्कार को निषेध घोषित किया गया है। 24 में कारखानों या जो भारी उद्योग या जो खादानें वगैरह होती हैं उनमें बच्चों के रोजगार पे प्रतिबंध लगाया गया है। फिर 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म से मतलब धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से किसी भी धर्म को प्रचार या प्रसार करने की स्वतंत्रता 25 में है। 26 में है धार्मिक मामलों का प्रबंधन। अगर कोई अपना धार्मिक संस्था बनाना चाहता है, किसी धार्मिक कार्यक्रम को आयोजित करना चाहता है, वो किसमें दिया गया है? वो आपका दिया गया है 26 में। 27 में किसी विशेष धर्म के आधार मतलब धर्म पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो जो टैक्सों का संदाय दिया गया है वो किसमें है? 27 में है। 28 में धार्मिक शिक्षा की बात कर रहा है। 29 में अल्पसंख्यक के बड़ों हितों का संरक्षण है, जो वीडियो एग्जाम में भी आर्टिकल पूछा गया था। 27 की सेकंड बार में डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक, 30 में है अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का। फिर अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। फिर अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में बताई गई है। 37 में क्या है? डीपीएसपी है, मतलब जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके प्रयोग की बात की गई है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है भविष्य में तो इन नीति निर्देशक तत्वों में क्या रखेगी? ध्यान में रखेगी। उसके बाद 39 ए लिखा हुआ है। 39 ए किसकी बात कर रहा है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है। 40 आपका गांधीवादी विचारधारा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और रोजगार देने की बात कर रहा है कि सरकार इस तरह का प्रावधान करेगी। कुछ
विशेष वर्ग के लिए काम, शिक्षा, रोजगार प्रदान कराएगी। 42 में प्रसूति सहायता, ठीक। उसके बाद 43 में श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी कम से कम इतना वेतन दिया जाएगा कि प्रत्येक जो श्रमिक है वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। 44 में समान सिविल सहायता की बात कर रहा है, जो बहुत ही चर्चा में है अभी समान सिविल सहायता, और ये डेफिनेटली आपके किसी आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, गारंटेड, इस बात को आप नोट कर लो। एक समान सिविल सहायता बहुत ही चर्चा में है इस समय, और सरकार एक समान सिविल सहायता लाने की बात कर रही है। आपको पता होगा कि गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक समान सिविल सहायता लागू है। तो आर्टिकल 44 इतना महत्वपूर्ण है कि आपको आने वाले जो भी एग्जाम है, मोस्टली एग्जामों में आर्टिकल 44 आपको देखने को मिलेगा। 45 क्या कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य, इसकी बात कर रहा है। 46 किसकी बात कर रहा है? SC ST वर्ग की, SC ST वर्ग के लिए मतलब विशेष प्रबंध किए गए उनकी बात कर रहा है। देखो 45 हमने यहाँ 0 से 6 वर्ष तक के लिए जाना, यहाँ बीच में एक आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम मिस कर रहे हैं, अनुच्छेद 21A किसकी बात कर रहा है? शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है, और शिक्षा का जो अधिकार है वो 0 से 6 ना हो, कितना है ध्यान रखना है आपको, 6 से 14 वर्ष तक की बात कर रहा है, और जबकि 45 जो आर्टिकल है वो 0 से 6 की बात कर रहा है। तो 21A महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, नहीं लिखा था। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कब आया था, तो ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 47 है, पोषाहार स्तर की बात कर रहा है कि व्यक्ति को पोषाहार स्तर को बनाए रखने के लिए तरह तरह की क्या करेगी सरकार, योजनाएं लागू करेगी, जिसमें MDM योजना या जो भी राशन वाली योजना लागू करती है। 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। 48 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम से डायरेक्ट पूछा जाता है। 48 जो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है, जिसमें 48 ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात करता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी, न ही कार्यपालिका न्यायपालिका के किसी कार्य में हस्तक्षेप करेगी। 51 किसकी बात कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय शांति की, मतलब प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखे। 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ध्यान रखना मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, जबकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से पूछा जाए कितने जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश से 1978 में जोड़े गए थे, ठीक। 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। 53 में कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति की। 54 में निर्वाचन मंडल दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा। 55 में निर्वाचन प्रक्रिया दी गई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। 58 में योग्यताएं दी गई हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है। फिर 60 में जो आपको दिया गया है, इसमें एक और होगा 58 के बाद 57 होगा। 57 में शर्तें दी गई हैं, और 58 में योग्यताएं दी गई हैं। 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 60 में ध्यान रखना कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो CJI होता है हमारा, उसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद के बारे में बात कर रहा है। 64 में बात कर रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्य क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसका पद सभापति होगा। 66 की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 72 क्या बात कर रहा है? राष्ट्रपति की। 66 में ध्यान रखना कि निर्वाचन कर रहा है किसके? उपराष्ट्रपति की, और 72 में याद रखना राष्ट्रपति की। दोनों अलग आर्टिकल है। राष्ट्रपति की क्षमता शक्तियां आप बहुत ही वीडियोस पढ़िए, उसमें डिटेल में आप देख सकते हैं। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। 75 में उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, इसकी बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। 46 महान्यायवादी की बात कर रहा है कि भारत का अटॉर्नी जनरल, जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सरकार की तरफ से जितने भी पक्ष रखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट्स में, वो कौन रखता है? वो भारत का महान्यायवादी रखता है। 79 में क्या दिया गया है? संसद दिया गया है। भारत की संसद का निर्माण 3 अंगों से हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। अगर संसद के कक्ष पूछे जाए, सदन पूछे जाए तो 2 होते हैं, अंग पूछा जाए तो 3 होते हैं। 2 कक्ष कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसमें निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक। देखो इसमें दिया गया अनुच्छेद 80 क्या है? राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक। राज्यसभा स्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, और लोकसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक। फिर 83 में यहाँ पे एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण है जो हमने यहाँ नहीं लिखा है, आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग दिया गया है। परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का गठन
राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक जनगणना के बाद एक प्रशिमन आयोग का गठन किया जाता है जो निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, निर्वाचन नामावली जारी करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 82 भी महत्वपूर्ण यहाँ नहीं लिखा गया है। अनुच्छेद 83 में सदनों की अवधि बताई गई है। अभी बता दिया था आपको कि लोकसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है, उसकी कोई अवधि नहीं होती है। 89 में सभापति व उपसभापति की बात कर रहा है। तो जो सभापति होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति होता उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 93 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष लोकसभा में होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, उसके बाद 99 में सदस्यों की शपथ की बात कर रहा है। तो लोक संसद के जितने भी सदस्य होते हैं वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक, ये आपको कमेंट में बताना है। और 100 में गणपूर्ति दिया गया है, कोरम दिया गया है। तो कोरम का मतलब होता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्रवाई संचालित की जा सकती है, उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। ठीक, तो आपको एक आर्टिकल बताना है कि संसद के जो सदस्य होते हैं वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक, और ये 100 आर्टिकल हैं, इन्हें आप बार बार रिवाइज करो, इस वीडियो को आप बार बार सुनो, बार बार देखो, जिससे क्या होगा आपको ये कंठस्थ करने हैं, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। 100 आर्टिकल थे, इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।